तो डियर एस्पिरेंट्स, आज के सेशन में हम लोग बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली आपका इकोलॉजी के अंडर आता है। और चाहे सीयूईटी पीजी के स्टूडेंट्स हो, इवन नेट के स्टूडेंट्स हो, या गेट के स्टूडेंट्स हो, या जाम के स्टूडेंट हो, या कोई और स्टूडेंट्स हो जो एमएससी एंट्रेंस को देना चाहते हैं, वो यहां पर बायोडाइवर्सिटी को जरूर देखते हैं। आज एक बेसिक सा सेशन है जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी की बातें करेंगे। देखो, डाइवर्सिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी वर्ड का मतलब होता है वैरायटी, अलग अलग टाइप की वैरायटी, उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। और बायो का मतलब हम लोग यहां पर लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? हमारे पास स्पीशीज जो है, हमारे पास लाइफ जो है, हम लोग उनकी डाइवर्सिटी बेसिकली यहां पर डील करते हैं। हमारे पास कितना डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो हम लोग यहां पर चीजें जो है डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत बेसिक क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी से आपका आता है, लाइक इन्वेसिव स्पीशीज के बारे में पूछ लेगा, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, आईयूसीएन रेड लिस्ट क्या होती है। तो इस तरीके से बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस में आते हैं, जहां से आप आसानी से अपने नंबर चुरा सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहां पर अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी के 3 अलग अलग लेवल होते हैं। भाई, कितने लेवल होते हैं? बायोडाइवर्सिटी के 3 अलग अलग लेवल होते हैं। पहला होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा होता है स्पीशीज डाइवर्सिटी, तीसरा होता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। देखो, आपको पता है, अब अगर हम होमोसेपियंस की भी बात करें तो होमोसेपियंस, ह्यूमन की जो स्पीशीज है सेपियंस, उसके अंदर भी सबका जेनेटिक मटेरियल अलग अलग है। भाई, मेरा और मेरी डॉटर का भी जेनेटिक मटेरियल 100% सेम नहीं हो सकता, क्योंकि उसको कुछ जेनेटिक मटेरियल मेरा मिला है, कुछ उसके फादर का मिला है। ठीक है, तो होमोसेपियंस यानी कि सेम स्पीशीज के बीच में भी जेनेटिक लेवल पर वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, और यही हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द वेरिएशन इन द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन और अमंग स्पीशीज। दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो अलग अलग होता ही होता है, लेकिन सेम स्पीशीज के बीच में भी हमारा यहां पर जेनेटिक मटेरियल अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जिसका जिस हिसाब से जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है, वो कहीं ना कहीं अपने फिनोटाइपिक फीचर्स उसी हिसाब से शो करता है, और उसी से हमें नेचर में सरवाइव करने की मदद मिलती है। तो जीन्स के लेवल पर, जेनेटिक मटेरियल के लेवल पर विद इन स्पीशीज या डिफरेंट स्पीशीज के बीच में जो डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। और आपको पता है, छोटी 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 जेनेटिक डाइवर्सिटी जब इकट्ठी हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, तो ही सालों साल बाद स्पीसिएशन यानी कि न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। भाई, एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज कैसे बनती है? होमोसेपियंस से पहले और अलग अलग होमोजीनस में स्पीशीज आई थी, वो स्पीशीज जो है उनसे सेपियंस कैसे बने? क्योंकि कहीं ना कहीं जेनेटिक लेवल पर बहुत सारी म्यूटेशंस, वेरिएशंस इकट्ठी होती गई होंगी, और एक टाइम आया होगा जिससे इवेंचुअली एक नई स्पीशीज का जन्म हुआ। तो द अमाउंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इज द बेसिस ऑफ स्पीसिएशन। स्पीसिएशन का बेसिस जो होता है, स्पीसिएशन का मतलब क्या होता है? स्पीसिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो ये जो न्यू स्पीशीज बनने का हमारा फॉर्मेशन है, ये हमारा कहां से स्टार्ट होता है? भाई, ये हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी से ही स्टार्ट होता है। तो आई होप आप सबको जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें पूरे हायरार्की में देखने के लिए मिलती है, चाहे स्पीशीज हो, चाहे जीनस हो, चाहे फैमिली हो, ऑर्डर हो, क्लास हो, फाइलम या डिवीजन हो, या किंगडम हो, हर लेवल पर आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, चलिए भाई, अब हम अपना नेक्स्ट डाइवर्सिटी पढ़ते हैं, दैट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो मैंने आपको अर्नस्ट मेयर का बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है कि अर्नस्ट मेयर ने, कौन थे भाई हमारे यहां पर? अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर ने सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड क्या दिया था? मॉडल दिया था। किसके लिए? स्पीशीज को डिफाइन करने के लिए। इन्होंने कहा था, अगर कोई दो मेंबर एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन के टर्म्स में अगर वो एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं, तो इसका मतलब दे आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज। तो डियर स्टूडेंट्स, स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ स्पीशीज विद इन अ रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन में अलग अलग तरीके की स्पीशीज मिलती है। आप अगर एक गार्डन की बात करो, गार्डन में ग्रासेस भी होती हैं,
एक तो बड़े बड़े ट्री भी होते हैं, ग्रास होपर भी होते हैं, एंड्स भी चल रही होती हैं, ठीक है, बटरफ्लाईज भी वहां पर आ जाती हैं। तो एक एरिया में अलग अलग तरीके की स्पीशीज मिलती है, डाइवर्सिटी मिलती है, स्पीशीज रिचनेस मिलती है, उसी को हम स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। तो अल्टीमेटली जेनेटिक डाइवर्सिटी से ही कहीं ना कहीं स्पीसिएशन होता है, और हमारे पास कितनी सारी स्पीशीज आज की दुनिया में प्रेजेंट है। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, कितनी सारी स्पीशीज हमारे पास यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, एनिमल्स के अंदर सबसे बड़ा कौन आता है? सबसे बड़ा जो ग्रुप आता है वो इंसेक्ट्स ही आते हैं। पता होगा ना आपको, हमारे पास आर्थ्रोपोडा यानी कि इंसेक्ट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है एनिमल किंगडम के अंदर। चलो भाई, अब हम यहां पर बात करने जा रहे हैं नंबर 3 लेवल की डाइवर्सिटी, दैट इज इकोसिस्टम। देखो, इकोसिस्टम जब भी नाम आता है तो इकोसिस्टम में हमें समझ में आ जाता है कि हमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर की बात करनी है। इसीलिए फंक्शनल यूनिट जो होती है वो हमारा इकोसिस्टम होता है, क्योंकि जो हमारे पॉपुलेशन और कम्युनिटी होते हैं उसमें हम सिर्फ लिविंग स्पीशीज की बात करते हैं, एनवायरमेंट की बात नहीं करते। लेकिन इकोसिस्टम में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम लोग किसकी बात करते हैं बेटा? हम लोग यहां पर बात करते हैं आपकी किसकी? बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स की। तो अल्टीमेटली एक इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम का मतलब है आप उसकी स्पीशीज जो वहां पर एक एरिया में मिल रही है उसकी बात भी करोगे, और जितने भी वहां पर एबायोटिक फैक्टर्स हैं उसकी बात करोगे। तो हमारे पास इकोसिस्टम में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल दे रहा है, डेजर्ट के अंदर आपके पास अलग तरीके की मिट्टी मिलेगी, टेम्परेचर मिलेगा, रेनफॉल मिलेगा, सोलर रेडिएशन मिलेगा, और वहां पर इस टेम्परेचर में, इस मिट्टी पर, इस रेनफॉल पर जो भी स्पीशीज सर्वाइव कर पाएगी वो डाइवर्सिटी आपको वहां पर मिलेगी। तो इस हिसाब से अलग अलग इकोसिस्टम के अंदर, इकोसिस्टम आपके बड़े बड़े भी हो सकते हैं, तो अलग अलग, जैसे कि ओशियन अपने आप में एक इकोसिस्टम का एग्जांपल है, छोटे भी होते हैं इकोसिस्टम, पोंड भी अपने आप में इकोसिस्टम का एग्जांपल है। तो आपके अलग अलग यहां पर नीश प्रेजेंट होते हैं एक इकोसिस्टम में, जिसमें आपको अलग अलग तरीके की स्पीशीज की डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। जैसे ओशियन में जो टॉप लेयर पर रहते हैं वो अलग हैं, फिर जो इन बिटवीन ओशियन रहते हैं वो अलग है, जो एकदम बेंथोस होते हैं, बॉटम ड्वेलिंग होते हैं वो अलग हैं। तो इस तरीके से एक नीश, एक आपके इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप का नीश जो मिल सकता है, जिसमें अलग अलग टाइप की स्पीशीज डाइवर्सिटी और एबायोटिक कंडीशंस आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे लेवल ऑफ डाइवर्सिटी हो गया। अब हम यहां पर बात करते हैं ग्रेडियंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। तो आपको मैंने ये बात पहले भी समझाई थी, और अब मैं आपको सिंपल टर्म्स में आपको दोबारा ये बात समझा देती हूं कि ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, और इस तरीके से हमारे पास क्या प्रेजेंट है भाई? इस तरीके से हमारे पास यहां पर इक्वेटर प्रेजेंट है। इक्वेटर के दोनों तरफ हमारे पास, दोनों हेमिस्फेयर में इक्वेटर के जो रीजन मिलता है वो हमारा ट्रॉपिकल रीजन होता है। ठीक है, ट्रॉपिकल के बाद दोनों तरफ इस तरीके से जो रीजन देखने के लिए मिलता है भाई, वो हमारा कौन सा रीजन होता है? वो हमारा टेम्परेट रीजन होता है। यानी कि ये क्या प्रेजेंट है भाई? ये हमारा यहां पर टेम्परेट रीजन प्रेजेंट है, और सबसे टॉप पर जो रीजन प्रेजेंट होता है वो हमारा पोलर रीजन होता है। कौन होता है भाई? पोलर रीजन, जहां पर बर्फबारी रहती है, स्नो प्रेजेंट होती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारा जो सन है वो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा सनलाइट किसको देता है? सबसे ज्यादा सनलाइट ट्रॉपिकल रीजन्स को देता है, फिर उससे कम सनलाइट वो किसको देता है? टेम्परेट रीजन को देता है, और सबसे कम जो सनलाइट है वो यहां पर नाम की पोलर एरियाज को मिलती है। तो हमारा सूर्य देव जो है वो ट्रॉपिकल रीजन्स पर ज्यादा मेहरबान है, और हमारी रेनफॉल भी ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा होती है। तो जहां पानी ज्यादा है, जहां पर सनलाइट ज्यादा है, वहां पर प्लांट्स भी ज्यादा होंगे, और अगर प्रोड्यूसर्स कहीं पर ज्यादा हैं तो उनको कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स भी वहां पर ज्यादा होंगे। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इसीलिए हम बोलते हैं कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज का जो डाइवर्सिटी है वो बढ़ता नहीं है बल्कि कम हो जाता है। तो हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स में हमें क्या देखने के लिए मिलती है भाई? ट्रॉपिकल रीजन्स
में हमें मैक्सिमम स्पीशीज का डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहां पर रेनफॉल और हमारा जो टेम्परेचर चाहिए, जो सनलाइट चाहिए, वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो यही बातें आपको यहां पर बताई हुई हैं। क्या बताया हुआ है उन्होंने? आपको यही बताया हुआ है कि भाई बायोडाइवर्सिटी जो है ये चेंज होती है, लैटिट्यूड के साथ भी चेंज होती है और एल्टीट्यूड के साथ भी चेंज होती है। तो जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, क्या करेंगे? अगर पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं तो डाइवर्सिटी क्या होगी? डाइवर्सिटी बढ़ेगी। आप उल्टा भी बोल सकते हो कि इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हो तो अल्टीमेटली यहां पर क्या होगा? आपकी बायोडाइवर्सिटी कम होगी। ठीक है, कह रहे द इंक्रीज इन स्पीशीज रिचनेस और बायोडाइवर्सिटी दैट अकर फ्रॉम पोल टू द ट्रॉपिक्स ऑफन रेफर्ड एज द लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट। कह रहे जैसे जैसे आपने जो हमें बात बताई ना कि हम पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाती है, तो इसको लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आपको पता है जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर भागते हैं, पोल की तरफ भागते हैं, वैसे वैसे हमारी डाइवर्सिटी भी है वो क्या हो जाती है? वो हमारी कम हो जाती है, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ लिक्विड वाटर। पोलर एरिया में हमारे पास लिक्विड वाटर नहीं मिलता, तो बेचारे प्लांट्स बर्फ को थोड़ी पिघला के यूज करेंगे, तो इसीलिए वो वहां पर अच्छे से क्या नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वहां पर वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई अब हम आगे की बात करते हैं। मैंने आपको पूरा बता दिया बायोडाइवर्सिटी के ग्रेडियंट के बारे में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फर्दर मोर थिंग्स। चलो, ये क्या कह रहा है? कह रहा है अगर हम लैटिट्यूड की बात करें, लैटिट्यूड में जो डिफरेंस है उसके चक्कर में अल्टीमेटली हमारी जो स्पीशीज की रिचनेस है, यानी कि कितने स्पीशीज मिल रही है एक एरिया में, ये हमारी क्या होती है? ये हमारी यहां पर चेंज होती रहती है। तो अगेन वही बात है कि देखो, जिसके पास जितना ज्यादा स्पीशीज का नंबर होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर समझो तो, जिसके पास जितना ज्यादा स्पीशीज का नंबर होगा वहां पर नई स्पीशीज बनने का चांस भी उतना ज्यादा होगा। यानी कि अगर ट्रॉपिकल रीजन्स में स्पीशीज ज्यादा रहती हैं तो वो चांसेस ज्यादा है कि नई नई स्पीशीज को जन्म दे। जहां पर स्पीशीज कम मिलेगी वहां पर अल्टीमेटली स्पीसिएशन के इवेंट जो होंगे वो भी कम होंगे। सिंपल सी बात है, और यही बात आपको यहां पर लिख के बताई गई है। क्या कह रहा है? कह रहा है स्पीसिएशन इवेंट अकर्स अबाउट 5 टाइम फास्ट इन द ट्रॉपिक एज नियर द पोल। पोल्स के कंपैरिजन में 5 गुना ज्यादा स्पीसिएशन होता है ट्रॉपिकल रीजन्स में, क्योंकि अल्टीमेटली जहां पर प्रोड्यूसर्स ज्यादा हैं वहां उनको कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स भी ज्यादा होंगे, और जहां ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है वहां पर अल्टीमेटली स्पीसिएशन के इवेंट्स भी ज्यादा जन्म लेंगे। तो अगर बेटा आप यहां पर देखो कि हमारे पास जितनी भी टेरेस्ट्रियल कम्युनिटीज हैं, देखो जो एक्वेटिक बॉडीज होती हैं उनमें एक लिमिट तक ही सनलाइट जा सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है। उसके बाद जैसे जैसे पानी गहरा होता है, पानी बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल मिडनाइट और एकदम डार्क पानी दिखता है, क्योंकि सनलाइट एक लिमिट तक ही पानी के अंदर पेनिट्रेट कर सकती है। लेकिन अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सनलाइट हर जगह जा सकती है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेट के जो 2 फैक्टर है वो कौन कौन है जो बायोडाइवर्सिटी यहां पर हमें दिलवाते हैं? एक है सोलर एनर्जी जो हमें सन से मिलती है, और दूसरा वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या प्रेजेंट है भाई? अर्थ के चारों तरफ इस तरीके से आपका एटमॉस्फेयर है, क्लाउड्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। ये एटमॉस्फेयर जब भी अर्थ को पानी वापस देता है तो उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ये पानी किसी भी फॉर्म में दे सकता है अर्थ को, हो सकता है रेनफॉल कर दे, हो सकता है स्नोफॉल कर दे, हो सकता है आपको ओले हेल स्टॉर्म्स की फॉर्म में वापस कर दे। पानी किसी भी तरीके से जब एटमॉस्फेयर से अर्थ पे वापस आता है उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो अल्टीमेटली पोलर एरियाज जो हमारे प्रेजेंट है ना, यहां पर बर्फ मिलती है, गीला पानी लिक्विड वाटर नहीं मिलता, इसीलिए यहां पर प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते, और यहां पर बारिश ज्यादा होती है स्नोफॉल की जगह, और यहां पर गीला पानी मिलता है, लिक्विड वाटर है, इसीलिए प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, हाँ जी, यहां तक की बात क्लियर हो गई है सबको? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
चलो भाई इधर देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं। यस, तो टोटल अगर हम स्पीशीज की बात करें, बायोडाइवर्सिटी हमारे पास कितनी है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए बेटा। हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1.6 से 1.8 मिलियन तक की स्पीशीज प्रेजेंट है, ठीक है। और कितनी सारी तो ऐसी स्पीशीज हैं जिनकी आज तक कोई डिस्कवरी ही नहीं हुई है, कोई भी डिस्कवरी हमारे पास यहां पर नहीं हुई है। तो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितना है भाई, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज हमारे पास यहां पर 1.6 मिलियंस हैं। और ये जो स्पीशीज है ना, इनमें से 70% से ज्यादा हमारी यहां पर एनिमल्स हैं। क्या है, एनिमल्स हैं। प्लांट्स का जो पोर्शन है वो यहां पर क्या है, बहुत ही कम है। और एनिमल्स में से भी सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है हमें ग्रुप, हमें इंसेक्ट सबसे ज्यादा मिलते हैं। क्या मिलते हैं, इंसेक्ट सबसे ज्यादा मिलते हैं। और यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका आया हुआ है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां से आया हुआ है कि आपको नंबर ऑफ स्पीशीज के बेसिस पर अपने ग्रुप्स को अरेंज करना है। तो हमारे पास अगर हम बात करें भाई, अगर हम बात करें यहां पर नंबर ऑफ स्पीशीज की भाई, तो ये मैमल्स का नंबर बताया है, ये बर्ड्स का, ये रेप्टाइल्स का, ये फिशेस का, ये एम्फीबियंस का। इंसेक्ट देख रहे हो, सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो हमारे स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन है वो हमारे इंसेक्ट्स में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है, इंसेक्ट्स में प्रेजेंट है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए कि ज्यादा कौन है और कम कौन है, ठीक है। चलो भाई आगे की अगर हम बात करें, बायोडाइवर्सिटी का यूज क्या है, तो भाई डाइवर्सिटी से पहली बात तो हमारा धर्म जुड़ा हुआ है, रिलीजियस वैल्यू है, हमें इकोसिस्टम को मेंटेन करने में मदद मिलती है, हमें इकोनॉमिक लेवल पर मदद मिलती है, हम अपने प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ करते हैं। तो हमें पहली बात तो इकोसिस्टम की जो सर्विसेज हैं वो यहां पर मिलती है। दूसरी बात, हमारे फॉरेस्ट, हमारे ग्रासलैंड्स या और जो इकोसिस्टम्स हैं वो हमें डिजास्टर से भी कई बार बचाते हैं। और हमारे लिए बहुत सारी इकोनॉमिकली बायोडाइवर्सिटी जो है वो अवेलेबल है। जैसे कि हम लोग कितना खाना खाते हैं, ये गेहूं, चावल, फ्रूट्स, जितना भी जो भी आप खा रहे हो ये सब कुछ प्लांट प्रोडक्ट है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी ही है। तो हमें मेडिसिन मिलती है, हमें खाना मिलता है, हमारा धर्म जुड़ा हुआ है, हमें इंडस्ट्री का मटेरियल मिलता है, बहुत कुछ हमें मिलता है, हमारे कल्चरल, हमारे एस्थेटिक वैल्यूज, सब चीजें यहां पर बायोडाइवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर हम इकोनॉमिक लेवल पर बात करें कि बायोडाइवर्सिटी इकोनॉमिक लेवल पर हमारी क्या मदद करती है, तो पहली बात तो हम यहां पर बायोडाइवर्सिटी को इनडायरेक्टली यूज करते हैं। हम लोग अपने स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं, उनको दिखाते हैं, उनको सिखाते हैं, बायोडाइवर्सिटी से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं डायरेक्ट यूज की बात करूं तो हम यहां पर क्या करते हैं, खाना पीना, मेडिसिन कंज्यूम करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। हम लोग टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं। अब वो दुबई के अंदर जो फ्लावर शो इतना फेमस है, वो अल्टीमेटली फ्लावर्स क्या है, बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही पार्ट है। तो ये हम लोग यहां पर अपना टूरिज्म प्रमोट करते हैं, एजुकेशन प्रमोट करते हैं, कल्चरल और एस्थेटिक वैल्यूज हमारी यहां पर प्रमोट होती हैं। ये हमारे बायोडाइवर्सिटी के यूज हैं। और बायोडाइवर्सिटी को लेकिन खतरा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा खतरा है हमारी बायोडाइवर्सिटी को। एक तो हमारा यहां पर ओवर हंटिंग के वजह से ह्यूमन की जो एक्टिविटीज हैं कि हम लोग डिफोरेस्टेशन पर डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, हम लोग लकड़ियों के लालच में, घर बनने के लिए लकड़ियां चाहिए तो हम लोग लकड़ियां काट रहे हैं, जंगल उजाड़ रहे हैं। इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा नुकसान इसको पहुंच रहा है। तो अगर वो यहां पर बात करें कि अल्टीमेटली देखो, एक वर्ड होता है आपका एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कंप्लीट डिसअपियरेंस, यानी कि एक भी मेंबर जिंदा नहीं बचा, सारे के सारे मेंबर मर गए। तो हम बोलते हैं कि भाई ये तो एक्सटिंक्ट हो गया। जैसे डायनासोर में एक भी मेंबर नहीं बचा तो डायनासोर्स हमारे एक्सटिंक्ट हो गए, गायब हो गए, विलुप्त हो गए इस दुनिया से। जब एक भी सिंगल मेंबर नहीं बचता किसी स्पीशीज का तो हम बोलते हैं ये स्पीशीज तो भैया एक्सटिंक्ट हो गई। क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। तो हमारी जो स्पीशीज है ये एक्सटिंक्ट होती थी, जब से दुनिया बनी है तब से स्पीशीज का एक्सटिंक्शन चलता था। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ समय से ये जो एक्सटिंक्शन है ये बहुत स्पीड अप हो गया, बहुत गेयर अप हो गया। जैसे कि वो यहां पर क्या कह रहा है कि हमने एस्टिमेट लगाया है कि 0.2 से 0.6% स्पीशीज लॉस्ट हो रही है हर साल। और ये जो रेट है पिछले बैकग्राउंड के रेट से 10,000 गुना ज्यादा है, 5 या 6 गुना ज्यादा नहीं है,
पहले जो हमारा यहाँ पर स्पीशीज को खोने का रेट था उसके कंपैरिजन में 10,000 गुना ज्यादा स्पीशीज को खोने का रेट हमारा बढ़ गया है। और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के नुकसान होने का जो मेन कारण है वो क्या है, उनमें से आपका आता है हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। देखो हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन दोनों अलग अलग टर्म है। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी जगह जहां पर आप रह सको, अ प्लेस वेयर यू लिव कैन लिव, वो आपका सिंपली हैबिटेट कहलाता है। क्या कहलाता है, हैबिटेट। तो हैबिटेट का मतलब क्या होता है, हैबिटेट मींस द प्लेस और टाइप ऑफ साइट वेयर एन ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन नेचुरली अकर्स, जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म नेचुरली नेचर में सर्वाइव कर रहा है, जिस जगह पर रह रहा है वो आपका हैबिटेट है। तो जब आप किसी हैबिटेट के टुकड़े कर देते हो, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, मैं कह रही हूं कि मेरे पास यहां पर पहले कोई जंगल प्रेजेंट था, इस तरीके से आई हैव अ फॉरेस्ट, यहां पर मेरे पास क्या था, फॉरेस्ट प्रेजेंट था। अब मुझे जंगल के बीच में से रास्ता बनाना है, तो मैंने इस जंगल को दो हिस्सों में बांट दिया ताकि बीच में से रास्ता निकल जाए। तो ये होता है फ्रेगमेंट करना, इसको बोलते हैं हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, कि हमने अपना जो हैबिटेट है हमने उसको फ्रेगमेंटेड कर दिया। तो भाई इससे क्या होता है, इससे जो हमारा बीच का एरिया था, हो सकता है यहां कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस प्रेजेंट हो, कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज की डाइवर्सिटी प्रेजेंट हो जो यहां और यहां सर्वाइव ना कर पाए, तो अल्टीमेटली इससे हमारा इकोसिस्टम खराब हो गया हमारे हैबिटेट के टूटने की वजह से। और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है जिस हैबिटेट में आप रह रहे थे मैंने उसको तबाह कर दिया, मैंने जंगल ही काट दिया, मैंने पूरा डिफॉरेस्टेशन कर दिया। तो हैबिटेट लॉस अलग होता है। हैबिटेट लॉस का मतलब क्या है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हमने आपका हैबिटेट पूरा का पूरा खराब कर दिया। और फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, हमने आपका हैबिटेट जो है उसके टुकड़े कर दिए। तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इट इज द ब्रेकिंग अ पार्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस हैबिटेट इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, एक लगातार हैबिटेट जो था उसके आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए। और यहां पर अगर हम बात करें हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की, तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन क्या होता है, जरा ध्यान से सुनेंगे भाई। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन क्या होता है, क्या है, अल्टीमेटली जब आप प्लांट और एनिमल्स वो जहां पर रह रहे होते हैं उस प्लेस को जब आप डिस्ट्रॉय कर देते हो, जिससे वहां की डाइवर्सिटी पूरी खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट, इसको हम हैबिटेट लॉस या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा क्या हो रही है बेटा, खराब हो रही है। अब अगर हम बात करें यहां पर किसकी, अपने अगले पैरामीटर्स की, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत बार यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है इनवेसिव स्पीशीज के बारे में। इनवेसिव स्पीशीज के बहुत सारे नाम हैं। इनवेसिव स्पीशीज को इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज भी कहते हैं, एक्सोटिक स्पीशीज, नॉन नेटिव स्पीशीज, कई बार इसको एलियन स्पीशीज के नाम से भी जाना जाता है, एलियन स्पीशीज या फिर फिरंगी, फॉरेन स्पीशीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। हमारी कई बार क्या होता है, जो लोकल मेंबर होते हैं, जो लोकल स्पीशीज होती है, वो अपने एक लोकल एनवायरनमेंट में रह रही होती है, लेकिन चाहे एक्सीडेंटली या इंटेंशनली हम लोग क्या करते हैं, बाहर की किसी स्पीशीज को लाके उस लोकल स्पीशीज के साथ छोड़ देते हैं कि भैया अब बाहर की कोई स्पीशीज आके तुम्हारे साथ रहेगी। तो ये जो बाहर वाले लोग होते हैं ना, ये बेचारे लोकल मेंबर्स को पागल बना देते हैं। यानी कि ये जो बाहर वाले लोग होते हैं बहुत ही चालाक होते हैं, इनमें लड़ने झगड़ने की पावर बहुत अच्छी होती है, कंपटीशन करने की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ये फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी शो करते हैं, यानी जहां पर गए उसी एनवायरनमेंट में रैपिडली अडेप्ट करके रैपिड रिप्रोडक्शन करके दूर दूर तक फैल लेते हैं। तो अल्टीमेटली नेचर में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अगर लोकल वाले मेंबर के रिसोर्स कोई बाहर वाला आके कब्जा कर लेगा तो लोकल मेंबर्स को मरना पड़ेगा। तो इन्वेसिव स्पीशीज जो होती है ये आपकी लोकल नहीं होती, ये न्यू स्पीशीज होती है जो आप बाहर से किसी इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हो। तो इट इज नॉट नेटिव टू एन इकोसिस्टम बट इट हैज टेंडेंसी टू डैमेज द इकोसिस्टम। तो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, यहां से क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर बना हुआ है, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज। पहला कैरेक्टर, ये लोग बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं भाई। इन्वेसिव स्पीशीज के कैरेक्टर्स के ऊपर आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला कैरेक्टर है ये बहुत रैपिड रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन करते हैं, इनका ग्रोथ का रेट बहुत फास्ट होता है, डिस्पर्सल दूर दूर तक फैलने की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, और फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी शो करते हैं, यानी जिस कंडीशन में गए उसी के हिसाब से ढल गए, जैसा देश वैसा भेष वाला ये काम करते हैं। और ये बहुत ज्यादा वेरियस अलग अलग टाइप के एनवायरमेंट की कंडीशन में रह सकते हैं। यानी जो इन्वेसिव स्पीशीज होती है, इनका नीश कैसा होता है, नैरो या फिर ब्रॉड, तो इनका नीश ब्रॉड होता है। यानी ये जनरलिस्टिक स्पीशीज होती हैं या स्पेशलिस्टिक स्पीशीज होती हैं। जनरलिस्टिक बताया ना, हॉस्टल के बॉयज जैसा मर्जी खिला लो पिला लो, और जो होती है पापा की परियां, वो नैरो नीश बहुत लिमिटेड चीजों के ऊपर ही सरवाइव कर पाती हैं। तो ये अल्टीमेटली हॉस्टल वाले बॉयज हैं, इन्वेसिव स्पीशीज। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, कह रहे हैं दीज स्पीशीज ग्रो एंड रिप्रोड्यूस क्विकली, ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करती हैं, बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करती हैं, और अल्टीमेटली पूरा स्प्रेड हो जाती है एग्रेसिव नेचर के साथ, और बेचारा लोकल स्पीशीज ऐसे डर के एलिमिनेट हो जाता है और धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। तो जब आप इन्वेसिव स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करते हो किसी इकोसिस्टम में, तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, नेटिव स्पीशीज का यहां पर नुकसान हो जाता है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज पे किसने कब्जा कर लिया, लिमिटेड रिसोर्स पे कब्जा कर लिया बाहर वाली स्पीशीज ने, इन्वेसिव स्पीशीज ने। चले भाई आगे। हाँ जी, इन्वेसिव स्पीशीज क्लियर हो गया, जल्दी बताइए भाई, क्या ये बात समझ में आ गई। अब वो क्या कह रहा है, कह रहे हैं जब आप किसी आइलैंड पर या किसी फ्रेश वाटर हैबिटेट पर एकदम से किसी इन्वेसिव स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करते हो, बहुत डिजास्टरस यहां पर कॉन्सिक्वेंस आते हैं। आइलैंड पर तो वैसे ही चीजें बहुत टफ होती हैं, उसमें भी आपने किसी इन्वेसिव स्पीशीज को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वहां पर आइलैंड पर क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा लिमिटिंग है, पहले ही मेनलैंड से बहुत दूर होती है आइलैंड इन जनरल, तो वहां पर वैसे ही चीजें बहुत कम है, और उसके ऊपर भी आपने सोने पर सुहागा, यानी कि आपने यहां पर क्या किया, इन्वेसिव स्पीशीज को डाल दिया। तो इस केस में आइलैंड की मैक्सिमम स्पीशीज क्या हो जाएंगी भाई, लॉस हो जाएंगी। और एग्जांपल इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने एग्जांपल दिया है अटलांटिक कॉम्ब जेलीफिश का। ये इन्होंने क्या किया था, ब्लैक सी के अंदर गलती से इंट्रोड्यूस कर दिया था, और इसने क्या किया था भाई, इसने अल्टीमेटली 95% ऑफ द ब्लैक सी का टोटल बायोमास खुद से ले लिया था। यानी कि उस सी में जितना भी बायोमास था लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसका 95% हिस्सा किसका था भाई, सिर्फ और सिर्फ आपकी इसका जेलीफिश का था। तो इसने इन्वेड किया, इन्वेडर है ये, इसने इन्वेड किया वहां पर जाकर, और वहां के जो लोकल मेंबर्स थे उनको आउट कम्पीट कर दिया, उनका कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि अल्टीमेटली अगर आप किसी इन्वेसिव स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करोगे फ्रेश वाटर में या किसी आइलैंड में या कहीं और, तो आपका जो लोकल जो नेटिव मेंबर्स हैं वो यहां पर लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इन्वेसिव स्पीशीज बाहर से आया हुआ मेहमान है जो घर के मेंबर्स का जीना मुश्किल कर देता है। नखरे ही इतने ज्यादा हैं उसके कि मैं तो कंपटीशन भी तुमसे अच्छा कर सकता हूं, रिप्रोडक्शन तुमसे अच्छा कर सकता हूं, ग्रोथ तुमसे अच्छी कर सकता हूं, जो मिलेगा वो खा सकता हूं, दूर दूर तक फैल सकता हूं। तो पूरे घर पे वो कब्जा कर लेता है और बेचारे घर वाले घर से बाहर हो जाते हैं। ये है शॉर्ट में आपका इन्वेसिव स्पीशीज। ठीक है जी, चलो भाई, यस यस यस, इधर देखो इधर देखो। अब ओवर एक्सप्लॉइटेशन से हमारी डाइवर्सिटी खराब हो रही है। कैसे खराब हो रही है, तुम लोग ओवर हंटिंग कर रहे हो। ये टाइगर बेचारे क्यों खत्म हो गए, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये सब क्यों चलाना पड़ा, क्योंकि तुम लोगों ने शिकार इतना ज्यादा कर लिया। तो कई बार हम फिशेस को कितना खराब कर रहे हैं हंटिंग कर करके। तो जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है, चाहे हम ग्रेजिंग बहुत ज्यादा करवा दें, चाहे हम किसी प्लेस पर फार्मिंग बहुत ज्यादा कर दें, चाहे हम हंटिंग बहुत ज्यादा करें, इससे अल्टीमेटली जब आप किसी स्पीशीज का मिसयूज, ओवर उसको खर्च करोगे, ओवर एक्सप्लॉइट करोगे, तो समय के साथ साथ वो स्पीशीज यहां पर क्या हो जाएगी, वो स्पीशीज यहां पर गायब हो जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली डियर स्टूडेंट्स, उनका जितना रिप्रोडक्शन का रेट नहीं है, जितने वो नए बच्चे नहीं बना पा रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा रेट से आप उन्हें मार रहे हो, तो क्या होगा, डेथ
गिरती जा रही है तुम्हारे चक्कर में, वो इतना बच्चा पैदा कर नहीं पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो लोग विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, देन डियर स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर बात करें अपने अगले यहां पर पॉइंट की, तो वो क्या है, देखो क्लाइमेट चेंज और जो पॉल्यूशन हो रहा है इसके रहते भी बहुत मेंबर्स जो है वो अपनी अपनी जगह छोड़ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं लाइकन्स की बात करूं तो आप सबको पता है लाइकन्स पहले बहुत ज्यादा मिलती थी, अब लाइकन्स बहुत कम मिलती है क्योंकि अब हर जगह पॉल्यूशन है। और लाइकन्स हमारी क्या है, लाइकन्स हमारी पॉल्यूशन इंडिकेटर है, जहां पर पॉल्यूशन होगा वहां पर लाइकन्स ग्रो नहीं कर सकती है। तो पॉल्यूशन अब हर जगह है, अब हिल स्टेशन पर भी पूरा पूरा बढ़िया पॉल्यूशन मिलता है, तुम लोगों ने कर रखा है वहां पर भी पॉल्यूशन। तो लाइकन्स जो है ये धीरे धीरे गायब होती जा रही है, बहुत कम होती जा रहा है इनका परसेंटेज, क्योंकि पॉल्यूशन हमारा बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली क्लाइमेट देखो चेंज होता है, क्लाइमेट को बदलने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इस समय क्लाइमेट बहुत ज्यादा रैपिडली बदल रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस जो है ग्लोबल वार्मिंग इतना ज्यादा कर रही है, ग्लेशिएशंस जो है वो इवेंट हो रहा है, यानी ग्लेशियर्स आपके पिघल रहे हैं, समुद्र का पानी ऊपर आता जा रहा है। तो अल्टीमेटली हमारे जो वेदर जो चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट हमारा चेंज हो रहा है, ये बहुत रैपिडली हो रहा है, जिसके रहते हमारा स्पीशीज का गायब होने का जो रेट है वो भी यहां पर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हर कोई बहुत तेजी से अडेप्ट नहीं कर सकता। अब हम यहां पर बात करते हैं एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज की। तो पहली बात तो आपको एक्सटिंक्शन वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए, और यहां से कि एक स्पीशीज जब एक्सटिंक्ट होने वाली होती है तो वो क्या क्या संकेत देती है, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, यहां से भी आपका बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है। तो यहां तक की बात समझ में आ गई? हेलो हेलो हेलो, वॉइस तो क्लियर है भाई? वॉइस क्लियर है या नहीं है, प्लीज बता दीजिए एक बार, वॉइस क्लियर है या नहीं है? प्लीज रिप्लाई। एक स्टूडेंट कह रहा है वॉइस क्लियर नहीं है, मेरी तरफ से तो मुझे लग रहा है वॉइस क्लियर है, बता दीजिए प्लीज। वॉइस क्लियर है? यस क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इधर देखो बेटा, तो अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सटिंक्शन की। एक्सटिंक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटिंक्शन? देखो गायब होना एक नेचुरल प्रोसेस है। अल्टीमेटली हम लोग हर समय इतना ज्यादा इवॉल्व नहीं कर पाते कि बदलते हुए एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाए। तो आपको पता ही है कि हर कोई एक्सटिंक्ट होता है, गायब होता है। अगर पुराने लोग गायब नहीं होंगे तो नई स्पीशीज कैसे बनेगी, सरवाइव कैसे करेगी, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे आपने ह्यूमन का इवोल्यूशन पढ़ा है मेरे साथ, पुराने मेंबर्स एक्सटिंक्ट हुए, गायब हुए, तभी तो होमो सैपियंस सेपियंस को मौका मिला यहां पर सरवाइव करने का। और हो सकता है बहुत सालों बाद हम भी गायब हो जाएं और कोई नई स्पीशीज आके यहां पर प्रेजेंट हो जाए। ठीक है, तो एक्सटिंक्शन इट इज अ नेचुरल फिनोमिना, ये नेचर में होता ही होता है, क्योंकि नेचर में हमारा एनवायरनमेंट बदलता रहता है अपने रेट से, अपने पीस पे। ठीक है, और एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ अ स्पीशीज फ्रॉम अर्थ। ये जो आपका गोला है, अर्थ का जो गोला है, इससे अगर कोई स्पीशीज पूरी तरीके से गायब हो जाती है, यानी कहीं पर भी उसका एक सिंगल मेंबर भी जिंदा नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं कि भैया ये तो विलुप्त हो गई, ये तो एक्सटिंक्ट हो गई। तो एक्सटिंक्शन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। पुरानी स्पीशीज गायब होती हैं तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमारी न्यू स्पीशीज जो है वो आपकी जन्म लेती है। ठीक है, तो यहां पर वो क्या कह रहे हैं जनरली अगर हम बात करें कि जो एवरेज लाइफ स्पेन होता है एक स्पीशीज का, वो आपका 4 मिलियन ईयर होता है। यानी कि नॉर्मली अगर 4 मिलियन ईयर तक कोई स्पीशीज चल गई तो उसके बाद उसके एक्सटिंक्शन का समय आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये रेट अब बढ़ता जा रहा है, ये जो हमारा रेट है बढ़ता जा रहा है। साइंटिस्ट ने क्या एस्टिमेट किया है कि अब हम 1000 से 10,000 गुना ज्यादा रेट पर एक्सटिंक्शन को प्रमोट कर रहे हैं। पहले अगर एक्स अमाउंट से एक्सटिंक्शन होता था, एक्स रेट से एक्सटिंक्शन होता था, तो अब 1000 टाइम्स ऑफ एक्स, 10,000 टाइम्स ऑफ एक्स का रेट आ चुका है गायब होने का। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या फीचर्स होते हैं भाई, क्या क्या फीचर्स होते हैं जिससे अल्टीमेटली हमें पता चलता है किसके बारे में बेटा, हमें पता चलता है कि कोई स्पीशीज जो है वो गायब होने वाली है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहां पर आपके क्या
फीचर्स की वो क्या क्या फीचर्स हैं जो हमारी एक्सटिंक्शन स्पीशीज जो है वो शो करती है, यानी कि सस्पेक्टेबिलिटी टू एक्सटिंक्शन, कैसे शक किया जाता है कि भैया इसको संभालो वरना ये गायब हो जाएगा। आपने प्रोजेक्ट टाइगर निकाला, प्रोजेक्ट एलिफेंट निकाला, बहुत सारे प्रोजेक्ट निकलते हैं जो अल्टीमेटली जो स्पीशीज बहुत कम बची है उनको बचाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर हमें फीचर्स पढ़ने हैं और हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, सस्पेक्टेबिलिटी टू एक्सटिंक्शन। अब देखो हर किसी का शक करने के फीचर अलग होते हैं। अब इंसेक्ट्स के फीचर्स अलग होंगे जिसके बेसिस पर हम डिटरमाइन करेंगे कि अच्छा ये इंसेक्ट अब गायब होने वाला है। फिर हमारे बर्ड्स के अलग होंगे, फिशेस के अलग होंगे, एम्फीबियंस के अलग होंगे, सबके फीचर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ जनरल कैरेक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर आप बता सकते हो कि ये स्पीशीज जो है एक्सटिंक्शन के करीब जाती जा रही है। तो वो जनरल कैरेक्टर हम पढ़ने वाले हैं और यहां से हमारा बहुत बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है भाई, मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि भाई व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ स्पीशीज दैट आर मोर सस्पेक्टेबल, दैट आर मोर प्रोन टू एक्सटिंक्शन। तो चलो भाई हम यहां पर बात करते हैं। अगर किसी का बॉडी का साइज बहुत बड़ा है, यानी कि जो लार्ज साइज बॉडी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपनी जिंदगी जीने में, ग्रो करने में, रिप्रोडक्टिव फेज में जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो अगर किसी का बॉडी साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो कहीं ना कहीं वो बहुत डिलेड रिप्रोडक्शन करेगा और उसका गायब होने का चांसेस इस दुनिया से बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर किसी का पॉपुलेशन साइज बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल पॉपुलेशन साइज बहुत ही छोटा है, तो कोई भी डिजास्टर आएगा या जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया और हो सकता है वो एकदम से तबाह हो जाए, तो उसके गायब होने के चांसेस होंगे। अगर आपका रिप्रोड्यूस करने का रेट बहुत ही कम है और आपका बर्थ जो है वो कम हो रहा है लेकिन डेथ आपकी ज्यादा हो रही है, अगर किसी का बर्थ कम है और डेथ ज्यादा है तो अल्टीमेटली हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसका जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव है। और अगर नेगेटिव ग्रोथ रेट होता है तो क्या होता है, एन विल डिक्रीज, पॉपुलेशन साइज जो है वो कम होता जाएगा और इवेंचुअली क्या हो जाएगा भाई, इवेंचुअली ऑल मेंबर्स विल डाई, सारे मेंबर्स धीरे धीरे मर जाएंगे क्योंकि बर्थ का रेट जो है वो हमारा कम हो गया है डेथ से। क्या हो गया है, डेथ से कम हो गया है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बंदा हमारा यहां पर प्राइमरी लेवल पर बैठा है, फिर कोई बंदा प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, देन हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है, देन हमारा टॉप लेवल कंज्यूमर है, तो जैसे जैसे आप लोगों का ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है, आप लोगों को एनर्जी ज्यादा मिलती है या कम मिलती है, तो आपको पता होगा एक लेवल से दूसरे लेवल पर 10% एनर्जी ही जाती है। 10% लो ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, लिंडमैन्स लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो ट्रॉफिक लेवल में जितना ऊपर बैठा हुआ है उस तक एनर्जी बहुत ही कम पहुंच रही है, तो उसके भी गायब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जो ट्रॉफिक लेवल में ऊपर बैठा है, फूड चेन में ऊपर बैठ के खाना खा रहा है, उसको खाना मिलने के चांसेस और उस खाने से जो एनर्जी मिलती है वो सब इतना कम होता है कि अल्टीमेटली उसके गायब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी का माइग्रेशन का रूट फिक्स है, स्पेशली फॉर बर्ड्स, वो एक ही रूट से माइग्रेट करके अपने एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं जब क्लाइमेट चेंज होता है, तो अगर ये रूट किसी रीजन से बदल गया, उन्होंने इस रूट को नहीं छोड़ा, कहीं और वो नहीं गए, पता चला कि मेन कंट्री से वो किसी आइलैंड पर जाते थे, वो आइलैंड तो डूब गई, वो बेचारे फिक्स्ड रूट से सोचते थे कि हम इस आइलैंड पर जाएंगे, वो आइलैंड मिली नहीं, बेचारे क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो माइग्रेटरी रूट्स जो है आपके फ्लेक्सिबल होने चाहिए, फिक्स्ड नहीं होने चाहिए। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज बहुत ही कम है, यानी कि आपका नीश बहुत ही नैरो है, आप बहुत ही कम एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो भी आपके गायब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। डिस्पर्सल रेट अगर आपका खराब है, आप एक ही एरिया में मिल रहे हो, दूर दूर तक कहीं नहीं फैले हुए हो, तो भी आपके गायब होने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर आप एक स्पेशलिस्टिक स्पीशीज हो,
यानी कि आप बहुत लिमिटेड टाइप का खाना खाते हो, इसका मतलब आपका जो नीश है वो बहुत ज्यादा नैरो है, तो भी आपके गायब होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। सो दीज आर द कैरेक्टर्स जो एक स्पीशीज के एक्सटिंक्शन के चांसेस को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं भाई, एक स्पीशीज के एक्सटिंक्शन के चांसेस को बढ़ाते हैं। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? एक बार मेरे साथ दोबारा से रिवाइज करेंगे अबाउट ऑल द फीचर्स। भाई टोटल ये 8 से 9 फीचर्स हैं और यहां से आपका बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो चलिए भाई जल्दी से इन 8 फीचर्स को मेरे साथ बोलेंगे और जो नहीं समझ में आ रहा है वो मुझसे पूछेंगे। तो क्या ये सारे फीचर्स क्लियर हो गए हैं? यस यस यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बताओ भाई, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। इज इट क्लियर टू यू एवरीवन? सब बच्चों का रिप्लाई आ जाना चाहिए भाई, सब बच्चों का रिप्लाई आ जाना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब हम लोग यहां पर क्या पढ़ने जा रहे हैं जरा देख लेते हैं भाई। हमने फीचर्स सारे पढ़ लिए हैं, अब हम लोग नेक्स्ट यहां पर क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, दैट इज IUCN रेड लिस्ट के बारे में। सुना है कभी तुमने नाम IUCN का? तुम्हें पता है एक बार तो तुम्हारे पेपर में IUCN का फुल फॉर्म ही आ गया था। बच्चे सिर्फ IUCN 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 करते रहते हैं, फुल फॉर्म देखते ही नहीं है। तो एक बार तो तुम्हारे पेपर में IUCN का फुल फॉर्म भी पूछ लिया गया था। इसीलिए कहते हैं पेपर में बेसिक से बेसिक भी आना चाहिए और एडवांस से एडवांस भी आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं अरे यार ये इतना सिंपल था, इस पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता था। तो क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से भी बना सकता है भाई, कहीं से भी बना सकता है। हाई स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है हम बहुत ज्यादा नखरे करते हैं कि अगर मुझे एप्पल मिलेगा तो मैं खाऊंगा, अदरवाइज मैं कोई और फ्रूट नहीं खाऊंगा। अगर एक एरिया से सपोज जिसपे आप सिर्फ एप्पल ही खाते थे वहां से एप्पल चले गए तो आप और कोई खाना खा ही नहीं पा रहे हो, आपका स्पेशलाइजेशन इतना ज्यादा है। बात समझ में आ गई मुझे? तो आप विलुप्त हो जाओगे। और बताओ भाई क्या रिपीट करना है? बेटा क्या रिपीट करना है वो बताया करो, ऐसे पूरा टॉपिक थोड़ी रिपीट होगा। कौन सा पॉइंट रिपीट करना है वो बता दो। हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि कौन से स्पीशीज के गायब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जिसका बॉडी साइज बड़ा है, पॉपुलेशन में मेंबर कम है, माइग्रेशन का रूट फिक्स है, जिसका नीश बहुत नैरो है, जो वाइड रेंज को एक्सप्लोर नहीं करता, डिस्पर्जल रेट जिसका खराब है, ट्रॉफिक लेवल पर जो ऊपर बैठा हुआ है, उसके अल्टीमेटली यहां पर गायब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं सृष्टि, जिसका रिप्रोडक्शन का रेट भी कम हो। ठीक है भाई, चलो 6th पॉइंट कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि आप जैसे ह्यूमंस देखो अर्थ के हर कोने पर फैले हुए हैं, तो हमारे गायब होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन कोई ऐसे स्पीशीज जो बहुत ही लिमिटेड एरिया में मिल रही है उसके गायब होने के चांसेस ज्यादा हैं। कोई डिजास्टर आ गया और हो सकता है सारे मेंबर एक साथ मर जाएं, तो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज कम होता है, जो बहुत ज्यादा रेंज में नहीं फैला हुआ, वो आपके गायब होने के ज्यादा करीब है। ठीक है, चलो भाई 4th पॉइंट, बेटा ट्रॉफिक लेवल में आप जितना ऊपर बैठोगे आपके पास गायब होने का उतना ज्यादा चांस होगा। हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत सारे होते हैं, फिर जू प्लैंक्टन कम होते हैं, स्मॉल फिश उससे भी कम, लार्ज फिश उससे भी कम। तो लार्ज फिश जो है इसके पास बहुत कम एनर्जी पहुंचती है, क्योंकि जितना इसने बनाया उसका 10% इसको मिला, उसका भी 10% इसको और उसका भी 10% इसको। तो इन लोगों को एनर्जी बहुत कम मिल पाती है, इन लोगों को खाना बहुत कम मिल पाता है, इसीलिए इनके गायब होने के चांसेस जनरली बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो भाई इधर देखो इधर देखो इधर देखो, बेसिक सी बातें हैं। अब आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना और नहीं समझ में आए तो पूछ लेना भाई। ठीक है, चलो एक बार पढ़ोगे अपने आप सब समझ में आ जाएगा। अब हम यहां पर बात करने जा रहे हैं IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज की। तो सबसे पहले तो आपको IUCN का फुल फॉर्म आना चाहिए भाई। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म? यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका बना हुआ है, फुल फॉर्म ऑफ IUCN, इट्स योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो IUCN का फुल फॉर्म होता है, याद रखना, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल सिलेक्शन। IUCN, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये IUCN का फुल फॉर्म होता है। अल्टीमेटली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है भाई? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसका काम क्या है? इसका काम है नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे प्रेजेंट है उनको अच्छे से कंजर्व करवाना, उनका
सस्टेनेबल यूज करवाना, ताकि हमारी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन हो पाए। ठीक है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है भाई? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा किसका है, जल्दी से बताओ? IUCN का है। ठीक है, तो IUCN ने यहां पर अपनी एक लिस्ट निकाली हुई है जिसको हम रेड लिस्ट कहते हैं, यानी कि वो बताता है कि कौन बहुत ऐश से रह रहा है, जिसके दूर दूर तक गायब होने के चांस नहीं है, किसके गायब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, कोई बिल्कुल गायब हो चुका है, किसी को सिर्फ हम वाइल्ड सिचुएशन में ही रख सकते हैं। तो इस तरीके से इसने अलग अलग कैटेगरीज बताई हुई है कि भाई कोई भी स्पीशीज इन्हीं कैटेगरीज से बिलोंग करता है। तो वो लिस्ट जिसमें सारी कैटेगरीज मेंशन है, उस लिस्ट को हम रेड लिस्ट कहते हैं। ठीक है, और इसमें हर कैटेगरी का क्राइटेरिया बताया हुआ है कि अगर ये क्राइटेरिया होगा तो आप इस कैटेगरी में जाओगे, ये क्राइटेरिया होगा तो आप उस कैटेगरी में जाओगे। तो ये जो हमारा IUCN है, अल्टीमेटली इसने अपने लिस्ट में कितने ग्रुप बनाए हैं? इसने अपने लिस्ट में 9 ग्रुप बनाए हुए हैं। ये भी आपको बात पता होनी चाहिए कि IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें 9 अलग अलग ग्रुप जो है वो बने हुए हैं। और ये ग्रुप किस बेसिस पर डिसाइड हुए हैं? क्राइटेरिया क्या है ग्रुप बनाने का? तो एक क्राइटेरिया रेट ऑफ डिक्लाइन, आपकी पॉपुलेशन के मेंबर किस रेट से क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन का साइज कितना है, आप कितने एरिया में रह रहे हो, आपका डिस्ट्रीब्यूशन कितने एरिया में है, इन सब बातों के ऊपर IUCN ने अपनी रेड लिस्ट में 9 अलग अलग कैटेगरीज को डिफाइन किया है। ठीक है, क्या किया है भाई? 9 अलग अलग कैटेगरीज को यहां पर डिफाइन किया है। चलो भाई, ये हमारी कैटेगरीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक बार तो यही क्वेश्चन आया था कि IUCN की जो रेड लिस्ट है, क्या उसमें एक्सटिंक्शन के बारे में पता होता है और किसी के बारे में नहीं पता होता? तो अगर आप इस टेबल को भी सीख लेते हो तो भी आपके बहुत सारे PYQs सॉल्व हो जाते हैं। और इनमें से सबसे ज्यादा जो क्राइटेरिया वाले क्वेश्चन आते हैं वो आपके किससे आते हैं भाई? वो आपके क्रिटिकल एंडेंजर्ड और वल्नरेबल से आते हैं। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके कि बताओ क्या क्राइटेरिया होता है इन कैटेगरीज का। अगर किसी का ये क्राइटेरिया है तो उनको किस कैटेगरी में रखोगे? ये आपका एक फेवरेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है MSc एंट्रेंस के लेवल पर। ठीक है, तो IUCN रेड लिस्ट की बेटा जी अगर हम बात करें तो देख लेते हैं भाई IUCN ने क्या बोला। इसने बोला जितनी भी स्पीशीज हैं, पहली बात तो हमें सब स्पीशीज के बारे में पता ही नहीं है। क्या आपको सारी स्पीशीज जो इस धरती पर रहती है पता है? नहीं। अभी 1-1.5 साल पहले वो मछली मिली थी ना जो समुद्र में सबसे ज्यादा नीचे रह रही थी, मतलब उतनी हाइट तक ह्यूमन कभी पहुंचा ही नहीं था। जैसे तैसे उस मछली की डिस्कवरी हुई जो समुद्र में इतना ज्यादा नीचे रह रही है। तो समुद्र को नीचे तल से तो किसने देखा ही नहीं है अभी तक। तो सोचो वहां की जो डाइवर्सिटी है वो तो हमें पता ही नहीं है। तो बहुत सारी डाइवर्सिटी ऐसी है जो अभी तक हमने इवेल्युएट ही नहीं की है, यानी कि वी हैव NE नॉट इवेल्युएटेड, जिसका हमें कोई खबर ही नहीं है। हो सकता है वो इस दुनिया में है लेकिन उसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। और कुछ स्पीशीज हैं जिनको हमने इवेल्युएट कर लिया, यानी कि हम जानते हैं कि अच्छा ऐसा कोई मेंबर है। अब हमने किसी मेंबर को अभी जस्ट ढूंढा तो उसका डेटा कलेक्ट करने में हमें समय लगेगा। ऐसा थोड़ी है कि आज मैंने किसी स्पीशीज को ढूंढ लिया तो मैं उसका पूरा डेटा, पूरा चिट्ठा निकाल लाऊंगा, पूरी जन्म कुंडली निकाल लाऊंगा। इट इज नॉट पॉसिबल। चीजों को समझने में, ढूंढने में, रिसर्च में बहुत समय लगता है। एक एक स्पीशीज के रिसर्च में, उसके बारे में जानने में पूरा PhD कंप्लीट हो जाता है लोगों का। तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। यानी कि जितनी स्पीशीज हमने ढूंढ ली हैं, इवेल्युएट कर ली हैं, उनमें से कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनका डाटा पूरा नहीं है, यानी वी हैव डाटा डेफिशिएंट कैटेगरी DD। नॉट इवेल्युएटेड मतलब जिसको इवेल्युएट ही नहीं किया, जिसको जानते ही नहीं है। और जिसको इवेल्युएट कर लिया उनमें से एक हमारा एडिक्वेट डाटा है, यानी कि जिसके बारे में हमें सब कुछ पता है। और दूसरा कैटेगरी आ गया डाटा डेफिशिएंट। क्या आ गया? डाटा डेफिशिएंट। ठीक है, तो चलिए भाई यहां पर हम लोग देखते हैं। यहां पर अब हम बात करते हैं अब जिनका डेटा हमारे पास पूरा प्रॉपर प्रेजेंट है, ऐसी स्पीशीज जिसका डेटा हमारे पास प्रेजेंट है। उनमें से कुछ मेंबर्स तो भाई यहां पर धरती से गायब ही हो चुके हैं। जैसे डायनासोर के बारे में हम जानते हैं, लेकिन डायनासोर गायब हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो EX का मतलब होता है एक्सटिंक्ट। EX का मतलब क्या है भाई? EX का मतलब है हमारा यहां पर एक्सटिंक्ट। क्या है एक्सटिंक्ट? जिसके आगे सिंबल लिखा है वो कैटेगरीज है। तो 1, 2,
फिर ये वाली कैटेगरी तो 3 पार्ट में डिवाइड है तो इसको नहीं गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरीज है एक्सटिंक्ट, जो गायब हो चुकी है, जिसका कंप्लीट डिसअपियरेंस हो चुका है, जिस प्रजाति का एक भी मेंबर नहीं बचा, कंप्लीटली एक्सटिंक्शन हो चुका है, वो हमारी पहली कैटेगरी होती है एक्सटिंक्ट। ठीक है, अगली जो बेटा हमारे पास कैटेगरी यहां पर प्रेजेंट है वो है आपकी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, ईडब्ल्यू बोलते हैं इसको, यानी कि सिर्फ कैप्टिविटी में या कल्टीवेशन में आप इनको ग्रो करवा सकते हो, वाइल्ड सिचुएशंस में आप इनको ग्रो करवा सकते हो, अदरवाइज ये नेचर में आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। देन हमारे पास आती हैं आपकी कौन से स्पीशीज, थ्रेटेंड स्पीशीज। थ्रेटेंड मतलब जिनको खतरा है, जिनको गायब होने का खतरा है, तो जो बिल्कुल इमीडिएट फ्यूचर पे गायब हो सकता है, यानी कि वी हैव 3 टाइप ऑफ पेशेंट। एक पेशेंट जस्ट ऐसे ही बेहोश हो गया था तो हॉस्पिटल में ग्लूकोज चढ़ाने के लिए एडमिट कर दिया, उनको हम बोलते हैं वल्नरेबल। वल्नरेबल यानी कि नॉर्मल पेशेंट, बस ऐसे ही आ गया, एक दिन एडमिट होके चला गया। देन हमारे पास आती है एंडेंजर्ड कैटेगरी। एंडेंजर्ड मतलब मामला थोड़ा सा सीरियस है, आईसीयू में बैठा हुआ है बंदा, ध्यान नहीं दोगे तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो ये जो एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी है ये आपकी आईसीयू वाली कैटेगरी हो गई। और एक है कि भैया जो बंदा है वो वेंटिलेटर पर है, कभी भी जा सकता है इमीडिएट फ्यूचर में, तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी सबसे क्रूशियल कैटेगरी होती है थ्रेटेंड में, जिसका इमीडिएट फ्यूचर में गायब होने का डर बना रहता है, दैट इज योर क्रिटिकल इंडेंजर्ड, जिसका थोड़े टाइम बाद एक्सटिंक्ट होने का जस्ट अ सेकेंड, जिसका थोड़े टाइम बाद एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में या एक्सटिंक्ट में जाने का मौका मिल रहा है, वो एंडेंजर्ड है। जिनको अभी इमीडिएट फ्यूचर में कोई खतरा नहीं है वो आपके वल्नरेबल है। फिर आते हैं नियर थ्रेटेंड, यानी अभी तक थ्रेटेंड वाली कैटेगरी में भी नहीं गए हैं। देन आपके आते हैं लीस्ट कंसर्न, जो अबंडेंट ओवर अर्थ में स्प्रेड है, जिनको अभी कोई खतरा नहीं है, जैसे कि आप लोग। ठीक है, अपनी जनसंख्या देख रहे हो ना कितनी ज्यादा है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर टोटल 9 कैटेगरीज हैं, आपको पता होना चाहिए। एलसी मतलब लीस्ट कंसर्न, एंटी मतलब नियर थ्रेटेंड, थ्रेटेंड की ये 3 कैटेगरीज, दो ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कैटेगरीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। IUCN की बेसिक रेड लिस्ट की ये 9 कैटेगरीज हैं, जो जनरली हर स्पीशीज को किसी न किसी कैटेगरी में डिवाइड करता है। इसके अलावा कोई स्पीशीज कहीं और जा ही नहीं सकता, तो हर स्पीशीज के लिए IUCN ने ये अपनी रेड लिस्ट में 9 कैटेगरीज बनाई हैं। भाई डाटा अब इवेल्युएट नहीं है तो NE में चले जाओ, इवेल्युएट में अगर डाटा पूरा नहीं है तो DD में चले जाओ, और अगर डेटा है तो बताओ क्या ये गायब हो गया, क्या ये EW है, क्या ये थ्रेटेंड है, क्या ये नियर थ्रेटेंड है या लीस्ट कंसर्न है। तो आई होप आपको ये 9 कैटेगरीज समझ में आई होंगी। इज इट क्लियर टू यू एवरीवन? जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो। ठीक है, दोबारा से बता देती हूं बेटा, एक स्पीशीज, आप खुद बोलो, कोई स्पीशीज हो सकता है आप जानते ही ना हो उसके बारे में, नोट इवेल्युएट, जाना है लेकिन ज्यादा नहीं पता, डेटा डेफिशिएंट, जान गए हैं, एडिक्वेट डेटा है तो बोलेंगे अरे डायनासोर के बारे में बाद में पता चला अब तो गायब हो गए हैं। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, थ्रेटेंड जिनको गायब होने का खतरा है, नियर थ्रेटेंड जिनको फ्यूचर में गायब होने का खतरा हो सकता है, थ्रेटेंड वाली कैटेगरी में जा सकते हैं फ्यूचर में, और लीस्ट कंसर्न जिनके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अभी इनका नंबर बहुत ज्यादा है दुनिया में। ओके जी, यस यस, अभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है, इनके बारे में डिटेल्ड वर्जन भी हम लोग करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए भाई। ठीक है, टेंशन मत लीजिए भाई, टेंशन लेने की नीड नहीं है, इनके बारे में हम लोग डिटेल में भी चीजों को देखेंगे भाई। ये जितनी भी कैटेगरीज पढ़ी हैं इन सभी कैटेगरीज को हम लोग डिटेल में देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और आप लोग यूट्यूब चैनल को भी, वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन वहां पर आती रहती है। कोई भी जेनेरिक वीडियो हमें लगता है, जैसे कि BHU का एलिजिबिलिटी, बहुत बच्चे मुझे व्हाट्सएप कर रहे थे तो मैंने BHU का एलिजिबिलिटी का वीडियो बना के डाला है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग डालते रहते हैं, तो YouTube को भी सब्सक्राइब आपको करके रखना है। ठीक है, अब आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप सबने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा।